नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 4 फरवरी सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा सरकार की लाडो लक्ष्मी योजना महिलाओं को 21 रुपए देने की तैयारी हुई शुरू, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में 5 फरवरी को इन कर्मचारियों की रहेगी छुट्टी, सरकार ने जारी किया आदेश। हरियाणा में गाय पालने वालों के लिए नायब श्रेणी सरकार का बड़ा फैसला, मिलने जा रही है ये धनराशि, जानिए पूरी खबर। हरियाणा में पहली क्लास में एडमिशन की उम्र बढ़ी, सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों को आदेश हुए जारी। हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, इस गजब योजना की शुरुआत, मिलेंगे 3 लाख रुपए, बताएंगे पूरी खबर। 2 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश करेगी हरियाणा सरकार, गरीबों के लिए बड़ी घोषणाओं की है संभावना, इन मुद्दों पर रहेगा फोकस। 8वें वेतन आयोग में क्या रहेगा फिटमेंट फैक्टर, जूनियर क्लर्क से लेकर चपरासी तक कितनी हो जाएगी सैलरी, बताएंगे पूरी खबर। आरबीआई जल्द कर सकता है रेपो रेट में बड़ी कमी, 5 फरवरी को होगी मॉनेटरी पॉलिसी की जरूरी बैठक। हरियाणा में आज होगी निकाय चुनाव की घोषणा, राज्य चुनाव अधिकारी ने बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली चुनाव का प्रचार थमा, केजरीवाल बोले दिल्ली में आम आदमी पार्टी की 55 सीटें आ रही, महिलाएं जोर लगा दे तो 60 सीटें हो सकती हैं। हरियाणा को रेल बजट में 3,416 करोड़ रुपए मिले, 50 नमो भारत ट्रेनें चलेंगी तो 5 वंदे भारत गुजरेंगी, हिसार पानीपत समेत 34 अमृत स्टेशन बनेंगे। रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर पहुंचा, डॉलर के मुकाबले 67 पैसे गिरकर 87 रुपए 29 पैसे के स्तर पर पहुंचा, विदेशी वस्तुएं महंगी होंगी। महाकुंभ का आखिरी अमृत स्नान, 2 करोड़ 33 लाख लोगों ने डुबकी लगाई, 30 देशों के लोगों ने देखा मेला, नागाओं ने लहराई त्रिशूल तलवारें तो किन्नर अखाड़े ने किया शंखनाद, संगम तट पर दिखाई दिया जनसैलाब। और फ्रांस के बाद अमेरिका जा सकते हैं पीएम मोदी, 13 फरवरी को ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं, डिनर होस्ट कर सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम का बदलाव जारी है, वहीं आज 14 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके कारण तापमान में भारी गिरावट आएगी और दिन भर बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार माने तो राज्य में 5 फरवरी तक बारिश की संभावना बनी हुई है, जिससे ठंड बढ़ेगी। पश्चिमी पंजाब और पाकिस्तान के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके असर से 14 जिलों में बारिश हो सकती है। इनमें भिवानी, जींद, करनाल, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और मेवात शामिल है। मौसम विभाग ने इन जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, साथ ही इस दौरान तेज हवाएं भी चलेंगी। प्रदेश में धुंध भी बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार कमजोर पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में पहुंच चुका है, जिससे कई अन्य राज्यों में बर्फबारी और बारिश हो सकती है। प्रदेश का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस पहुंचने की संभावना जताई गई है। प्रदेश में लगातार 5 फरवरी तक हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। वायुसेना स्कूल रजौखरी नई दिल्ली द्वारा एनटीटी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वह ऑफलाइन माध्यम से अपने लिए आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तिथि की बात करें तो 12 फरवरी 2025 है। आवेदक 12वीं पास तथा नर्सरी टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा या प्री प्राइमरी टीचर डिप्लोमा धारक होने चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। हरियाणा की नायब श्रेणी सरकार मार्च महीने में वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश करेगी। राज्य सरकार के इस बजट में केंद्र सरकार के बजट की झलक साफ दिखाई देगी। बतौर वित्त मंत्री सीएम नायब सिंह सैनी ने खुद इस बात के संकेत दिए हैं। बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री खुद प्रदेश के प्रमुख जिलों में जाकर उद्यमियों और आम लोगों के साथ हर क्षेत्र के लोगों से बजट के प्राविधानों पर चर्चा कर रहे हैं। बजट पर आमजन के सुझाव प्राप्त करने के लिए भी ऑनलाइन सुझाव भेजने की सुविधा प्रदान की गई है। इस बार सीएम नायब सिंह सैनी वित्त मंत्री के नाते साल 2025-26 के लिए करीब 2 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश करने वाले हैं। फरवरी के आखिर में राज्य का बजट सत्र प्रारंभ होगा और मार्च के पहले सप्ताह में बजट पेश किया जा सकता है। प्रदेश सरकार के बजट में छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए नए उद्योग धंधे लगाने तथा गरीब वर्ग के लोगों को इसके मकड़जाल से बाहर निकालने के प्राविधान होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। बजट में किसानों के जीवन स्तर में सुधार लाने के साथ ही कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के प्राविधान दिखाई देने की भी पूरी संभावना है। वहीं केंद्र सरकार ने एमएसएमई सेक्टर के लिए लोन गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया है।
जिससे छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे में हरियाणा के बजट में भी MSME सेक्टर को मजबूती प्रदान करने के प्रावधान दिखाई देंगे। राजस्थान की सीमा से सटे हरियाणा के जिलों यानी सिरसा, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, नारनौल और रेवाड़ी के आसपास बड़े स्तर पर कपास की खेती होती है। इसलिए राज्य में कपास की पैदावार बढ़ने से यहाँ के किसानों के साथ कपड़ा उद्योग को भी लाभ होगा। इनके लिए राज्य के बजट में प्रावधान संभव है। वहीं महिलाओं के लिए भी टर्म लोन की नई योजना और स्टार्टअप को भी बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार के बजट में इस तरह के प्रावधान दिखाई देंगे। हरियाणा सरकार के बजट में ज्यादा जोर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन देने, युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से सशक्त बनाने एवं समाज कल्याण के लिए नई योजनाओं की घोषणा करने पर रहेगा। हरियाणा के 8 नगर निगमों, 22 नगर पालिका और 4 नगर परिषद के चुनाव की घोषणा आज यानी मंगलवार 4 फरवरी को होने जा रही है। इसे लेकर हरियाणा निर्वाचन आयोग की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी धनपत सिंह इसकी घोषणा करेंगे। चुनाव की अधिसूचना से लेकर नतीजों तक पूरी चुनावी प्रक्रिया में लगभग 25 दिन लगेंगे। अभी तक यह तर्क दिया जा रहा था कि विभिन्न दलों के पार्टी कैडर की एक बड़ी संख्या 5 फरवरी को होने जा रही दिल्ली विधानसभा चुनाव में व्यस्त होगी। इस कारण से 5 फरवरी के बाद चुनाव का ऐलान होगा। निकाय चुनाव एक ही चरण में होंगे। इसे लेकर सरकार में मंथन हो चुका है। तो वहीं राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि प्रदेश में निकाय चुनाव ईवीएम से कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि साल 2022 में 46 निकायों और पिछले साल पंचायत चुनाव भी ईवीएम के माध्यम से ही कराए गए थे। हैदराबाद से आए इंजीनियरों द्वारा प्रदेश में जिला स्तर पर ईवीएम की जाँच का काम पूरा कर लिया गया है। आयोग ईवीएम के माध्यम से चुनाव करवाने के लिए तैयार है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनाई गई योजना को उप सरकार ने मंजूरी दे दी है। युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग ने शुक्रवार को ठेकेदार सक्षम युवा योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। यह योजना इंजीनियरिंग में डिग्री और डिप्लोमा प्राप्त युवाओं को ठेकेदार बनाने का काम करेगी। इस योजना के तहत आने वाले युवा पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में विकास कार्यों के लिए टेंडर ले सकेंगे। ठेकेदार सक्षम युवा योजना का मतलब है कि युवा अब ठेकेदार बन सकेंगे। इतना ही नहीं, सरकार ने युवाओं को ठेकेदारी से जुड़े कार्यों के लिए प्रशिक्षण देने का भी खाका तैयार कर लिया है। इस योजना पर सरकार तकरीबन 67 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। पहले चरण में 10,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इनके प्रशिक्षण के अलावा योजना में 1 साल के लिए ब्याज सहित 3 लाख रुपए तक का ऋण देने का भी प्रावधान रखा गया है। खास बात यह है कि इसमें केवल उन्हीं युवाओं को भाग लेने का मौका मिलेगा जिन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री और डिप्लोमा प्राप्त किया है और ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अनिवार्य कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि CET के मेरिट लिस्ट में शामिल है। इस योजना में केवल 18 से 40 वर्ष के आयु के युवा ही भाग ले सकेंगे। सरकार उन युवाओं को प्रशिक्षण देगी जो मूल रूप से हरियाणा के निवासी हैं और जिनके पास अपना परिवार पहचान पत्र है। हरियाणा सरकार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 5 फरवरी को सभी सार्वजनिक कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बोर्ड और निगमों में सवैतनिक अवकाश की घोषणा की है। इस अवकाश का उद्देश्य दिल्ली में पंजीकृत राज्य सरकार के कर्मचारियों को मतदान की सुविधा देना है। हरियाणा में कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों के कर्मचारी जो दिल्ली के पंजीकृत मतदाता हैं, उन्हें भी मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश का अधिकार होगा। सवेतन अवकाश का मतलब है जब कर्मचारियों को काम से छुट्टी मिलती है और उन्हें वेतन मिलता है। सवेतन अवकाश में छुट्टियां, बीमारी और पारिवारिक आपात स्थितियां शामिल होती हैं। यह कर्मचारियों के लिए एक मूल्यवान लाभ है। हरियाणा की नायब सैनी सरकार चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को धरातल पर अमली जामा पहनाने की तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए देने के लिए कवायद शुरू कर दी है। सरकार सीधे महिलाओं के बैंक खातों में यह राशि भेजेगी। नागरिक संसाधन एवं सूचना विभाग यानी क्रिड के अधिकारियों ने सभी 22 जिलों में 18,43,000 संभावित महिलाओं का चयन कर लिया है। अब इन महिलाओं के बैंक खातों का परिवार पहचान पत्र से सत्यापन कराया जाएगा। ग्राम स्तर पर पंचायत लोकल ऑपरेटर पात्र महिलाओं के बैंक खातों का सत्यापन जल्द ही शुरू करेंगे। लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर गत 23 जनवरी को सभी जिलों के क्रेडिट अधिकारियों की चंडीगढ़ में एक अहम बैठक हुई थी। इसमें इन अधिकारियों को संभावित पात्र महिलाओं की पहचान करने और उनके बैंक खातों का परिवार पहचान पत्र से सत्यापन कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। योजना में 1,80,000 रुपए से कम सालाना आमदनी वाली महिलाओं को शामिल किया गया है। योजना के तहत राशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। गाँव के पंचायत घर के अंदर ही योजना के लाभार्थी महिला अपने बैंक खाता से संबंधित जानकारी परिवार पहचान पत्र से जुड़वाकर उसकी KYC करवाएंगे। योजना के तहत प्रदेश भर में सबसे अधिक फरीदाबाद में 2,23,697, तो वहीं सबसे कम चरखी दादरी में 28,632 महिलाएं शामिल हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी जा चुकी है। इसे साल 2026 में लागू किए जाने की संभावना है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों का सैलरी स्ट्रक्चर 2016 में लागू हुए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है। वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी पर सिफारिश करेगा। फिटमेंट फैक्टर एक फार्मूला होता है जिसका उपयोग सरकार कर्मचारियों के वेतन और पेंशन की गणना करने के लिए किया जाता है। यह महंगाई, कर्मचारियों की जरूरतों और सरकार की वित्तीय क्षमता जैसे कि विभिन्न कारकों पर विचार करने के बाद तय किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 8वां वेतन आयोग 2.86 का फिटमेंट फैक्टर पेश कर सकता है। लेवल 1 में चपरासी, अटेंडर और सपोर्ट स्टाफ शामिल होते हैं। 18,000 रूपए के मूल वेतन को संशोधित कर 51,480 रूपए किए जाने की उम्मीद है, जो कि 33,480 रूपए की बढ़ोतरी है। वहीं लेवल 2 की बात करें तो इसमें लोअर डिवीजन क्लर्क आते हैं। 19,900 रूपए का मूल वेतन 56,914 रूपए तक बढ़ने की उम्मीद है, जो कि 37,014 रूपए से अधिक है। वहीं लेवल 3 में कांस्टेबल या सार्वजनिक सेवाओं में कांस्टेबलों और स्किल स्टाफ शामिल होते हैं। वर्तमान में 21,700 रूपए का मूल वेतन मिलता है। इसके 40,362 रूपए की बढ़ोतरी के साथ 62,062 रूपए तक बढ़ने की उम्मीद है। लेवल 4 में ग्रेड डी स्टेनोग्राफर और जूनियर क्लर्क शामिल होते हैं। इसकी बेसिक सैलरी वर्तमान में 25,500 रूपए है और यह बढ़कर 72,930 रूपए हो सकती है, जो कि 47,430 रूपए की बढ़ोतरी है। लेवल 5 में सीनियर क्लर्क और उच्च स्तरीय तकनीकी कर्मचारी शामिल होते हैं। वर्तमान में इनकी बेसिक सैलरी की बात करें तो 29,200 रूपए है। इसे संशोधित कर 83,512 रूपए किए जाने की संभावना है, जो कि 54,312 रूपए की बढ़ोतरी है। लेवल 6 में इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। इनका मूल वेतन संशोधित होकर 1,01,244 रूपए हो सकता है, जो कि 65,844 रूपए की बढ़ोतरी होगी। लेवल 7 में सुपरिटेंडेंट, सेक्शन ऑफिसर्स और सहायक इंजीनियर शामिल हैं। इनका मूल वेतन 44,900 रूपए से बढ़ाकर 1,28,414 रूपए किया जा सकता है, जो कि 83,514 रूपए से अधिक है। लेवल 8 के सेक्शन अधिकारी और असिस्टेंट ऑडिट अधिकारियों का मूल वेतन 47,600 रूपए बढ़कर 1,36,136 रूपए हो जाएगा, जो कि 88,538 रूपए की बढ़ोतरी होगी। लेवल 9 के डिप्टी सुपरिटेंडेंट और अकाउंट अधिकारी का मूल वेतन 53,100 रूपए है, जो कि बढ़कर 1,51,866 रूपए हो जाएगा, जो कि 98,766 रूपए की वृद्धि होगी। वहीं लेवल 10 की बात करें तो इसमें 56,100 रूपए मूल वेतन के साथ सिविल सेवाओं में प्रवेश स्तर के अधिकारियों जैसे ग्रुप ए, उनका वेतन 1,60,446 रूपए तक बढ़ सकता है, जो कि 1,04,346 रूपए की बढ़ोतरी होगी। अपने बेबाक अंदाज से गब्बर के रूप में पहचान बना चुके ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज इन दिनों मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर ताबड़तोड़ सियासी हमले कर रहे हैं। सीएम से बेहद खफा नजर आ रहे विज ने उनके खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी के अंदरखाने गड़बड़ियों पर सवाल खड़े किए थे। अनिल विज के मुखर होने से एक बार फिर वह मुद्दा ताजा हो गया है। परिवहन मंत्री अनिल विज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी के पूर्व जिला कोषाध्यक्ष आशीष तायल पर सवाल खड़े किए हैं। अनिल विज ने कहा कि आशीष तायल, जो खुद को नायब सिंह सैनी का मित्र बताते हैं, उनकी फेसबुक पर नायब सिंह सैनी के साथ अनेकों तस्वीरें मौजूद हैं। आशीष तायल के साथ विधानसभा चुनाव के दौरान जो कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, वही कार्यकर्ता बीजेपी की विरोधी प्रत्याशी चित्रा सरवारा के साथ भी नजर आ रहे हैं। विज ने आगे सवाल उठाते हुए लिखा है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। उन्होंने लिखा कि नायब सिंह सैनी के परम मित्र बने हुए हैं, तो फिर प्रश्न उठता है कि बीजेपी प्रत्याशी यानी अनिल विज की मुखालफत किसने कराई। मंत्री विज ने तस्वीरों के नीचे गद्दार 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 भी लिख दिया। हरियाणा सरकार में परिवहन मंत्री अनिल विज लगातार अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। अनिल विज सरकार में उनकी सुनवाई न होने और उनके आदेशों की अनुपालना न होने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि शहर में 13 साल बाद ऑटो के किराए में 10 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। ऑटो चालकों ने बैठक कर सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है। इस बढ़ोतरी के बाद किराया बढ़कर 20 रुपए हो गए हैं। ऑटो चालकों ने बताया कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते ये फैसला लिया गया है। आज से 10 साल पहले पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें थी, उनमें अब तक तकरीबन 40% की बढ़ोतरी हो चुकी है। ऐसे में 10 रुपए किराए में बचत निकालना काफी मुश्किल काम हो गया है। 10 रुपए किराए में ऑटो चालकों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा था, जिसके बाद किराया बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि अब बस स्टैंड से महावीर चौक, होंडा चौक, सयानी धर्मकाटा, सुभाष स्टेडियम, मेहता चौक, किला रोड, गर्ल्स कॉलेज, सरकारी अस्पताल, पुलिस लाइन, बहादुर सिंह तालाब तक किराए के रूप में 20 रुपए चुकाने होंगे। हालांकि रेलवे स्टेशन तक पहले ही 20 रुपए किराया वसूल किया जा रहा है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया जा चुका है। अब नजर रिजर्व बैंक पर है। बता दें कि 5 से 7 फरवरी के बीच मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जरूरी बैठक होनी है। देखना होगा कि रिजर्व बैंक की तरफ से ब्याज दरों में कमी की जाती है या फिर नहीं। देश में आर्थिक वृद्धि की रफ्तार बढ़ाने के लिए खपत बढ़ाना काफी जरूरी माना जा रहा है। बजट में इनकम टैक्स में बड़ी राहत दी जा सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से सालाना 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया गया है। नई रिज्यूम में अब तक छूट की यह सीमा 7 लाख रुपए हुआ करती थी। इनकम टैक्स में छूट से खपत बढ़ने की भी उम्मीद है। यदि रिजर्व बैंक ब्याज की दरों में कुछ कमी करता है तो आम लोगों पर ईएमआई का बोझ कम होगा। इससे अतिरिक्त बचत होगी। अब देखना होगा कि आरबीआई की तरफ से रेपो रेट में कमी की जाती है या फिर नहीं। हरियाणा सरकार किसानों की मदद के लिए कई योजनाओं की शुरुआत कर रही है। अब किसानों को गाय रखने के लिए भी सब्सिडी दी जाएगी ताकि खेती में जोखिम कम किया जा सके और खेती को जहर मुक्त बनाया जा सके। यह योजना उन किसानों के लिए है जिन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी फसल का पंजीकरण कराया है और उनके पास देसी गाय है, हाल ही में गाय खरीदी है। उनकी वेरिफिकेशन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। सब्सिडी का पैसा जल्दी ही किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो किसान को आवेदन करने के लिए नजदीकी कृषि या पशुपालन विभाग में आवेदन भरना होगा। आवेदन स्वीकार होने के बाद किसान द्वारा खरीदी गई गाय का निरीक्षण किया जाएगा। वेरिफिकेशन पूरी होने के बाद सब्सिडी का पैसा सीधे किसान के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आवश्यक दस्तावेजों यानी कागजात की बात करें तो बैंक पासबुक, परिवार पहचान पत्र, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की जानकारी होनी चाहिए। यह योजना किसानों के लिए एक राहत का कदम है और उन्हें गाय रखने के लिए प्रोत्साहित करेगी। हरियाणा को केंद्रीय रेल बजट में केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। इस बार पेश होने वाले रेल बजट में रेल मंत्रालय की ओर से 3,416 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। इसका खुलासा केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि हरियाणा में नए रेल बजट के तहत 34 अमृत स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके साथ ही 50 नमो भारत ट्रेनें भी मिलेंगी। सबसे अहम बात यह है कि 5 वंदे भारत ट्रेनें भी हरियाणा में चलाई जाएंगी। इन वंदे भारत ट्रेनों में सूबे के 3 जिले कवर होंगे। हरियाणा में 34 स्टेशनों को अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। इनके लिए बजट में 1,149 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इन स्टेशनों में जंक्शन भिवानी, जींद, कुरुक्षेत्र, नरवाना और पानीपत जंक्शन शामिल हैं। वहीं बाकियों में अंबाला कैंट, अंबाला सिटी, बहादुरगढ़, बल्लभगढ़, भट्टू, चरखी दादरी, फरीदाबाद न्यू टाउन, गोहाना, गुरुग्राम, हांसी, हिसार, होडल, कालावाली, कालका, करनाल, कोटली, लोहारू, महेंद्रगढ़, मंडी आदमपुर, मंडी डबवाली, नारनौल, पलवल, पटौदी रोड, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर और जगाधरी स्टेशन को अपग्रेड किया जाएगा। वहीं दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री ने बताया कि 2014 से अब तक हरियाणा में 823 किलोमीटर नए ट्रैक का निर्माण किया गया है। यह संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के लगभग पूरे रेल नेटवर्क के बराबर है। इस समय हरियाणा को 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की कनेक्टिविटी मिली है। वर्तमान में राज्य के 144 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है। हरियाणा के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में अब पहली क्लास में 6 साल के बच्चे को ही एडमिशन मिल पाएगा। पिछले साल सरकार ने 5.5 साल उम्र तय की थी। नए फैसले के पीछे की वजह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बताई गई है। इसे नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू किया जाएगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले 5 साल की उम्र के बच्चे को पहली क्लास में एडमिशन दे दिया जाता था, मगर 2024-25 के सत्र में सरकार ने दाखिले की उम्र 5.5 साल कर दी थी, जिसे अब 6 महीने और बढ़ा दिया गया है। इस बारे में सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों और प्रिंसिपल एवं स्कूल प्रभारी को निर्देश भेज दिए गए हैं। स्कूल शिक्षा निदेशालय के मुताबिक शैक्षणिक सत्र 2025-26 में जिन बच्चों की उम्र 1 अप्रैल 2025 को 6 साल पूरी होगी वही पहली क्लास में एडमिशन ले पाएंगे। हालांकि जिन बच्चों की उम्र 1 अप्रैल 2025 को 6 साल से कुछ कम होगी उन्हें फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के नियम 10 के तहत 6 महीने की छूट मिलेगी। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो बच्चे 1 अप्रैल 2025 को पहली क्लास में जाने वाले हैं उनका एडमिशन न रोका जाए। उन्हें आयु सीमा यानी 6 साल उम्र पूरी न होने पर भी पहली क्लास में पढ़ने दिया जाए। उन्हें पूरे 1 साल के लिए पीछे न किया जाए। भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स 319 अंक की गिरावट के साथ 77,186 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 121 अंक की गिरावट रही और ये 23,361 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में गिरावट और 11 में तेजी रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 35 में गिरावट और 15 में तेजी दिखाई दी। एनएससी सेक्टोरल इंडेक्स में ऑयल एंड गैस सेक्टर में सबसे ज्यादा 2.22% की गिरावट रही। लार्सन एंड टुब्रो, रिलायंस, आईटीसी और एचडीएफसी बैंक ने बाजार को नीचे खींचा, जबकि बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा और भारतीय
भारती एयरटेल ने बाजार को ऊपर खींचने का काम किया। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 618 रुपए बढ़कर 82,704 के स्तर पर पहुंच गया। चांदी 220 रुपए सस्ती होकर 93,313 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 77,200 रुपए और 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 84,200 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।